हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 07। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे गॉस लॉ के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है गॉस लॉ। यानी इससे हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर। तो यानी जो गॉस लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी, जो आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि एक नई क्वांटिटी आपके सामने आ रही है। क्या चीज है? नया नया ना, अभी ताजा ताजा आ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको डीपली हमें समझना है आज के लेक्चर में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? सबसे पहले देख लो इसको सिंबल कैसे डिनोट किया जाता है। एक गोला और उसको कट, इसको डिनोट करते हैं फाई से। इसका नाम है फाई। एक गोला और उसमें बीच से कट मार दो, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट किया जाता है? फाई ई से, ठीक है। नीचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा? एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया तो सुना होगा। अगर मैं बोलूं किसी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एरिया बता दो तो आप बता दोगे हाँ कितना होता है। अगर मैं बोलूं इसका एरिया क्या है तो आप बोलोगे साइड का स्क्वायर। क्या बताओगे? साइड का स्क्वायर। ये तो होता है एरिया। तो एरिया हमें निकालना आता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? यही एरिया अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट दूंगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एरिया है क्या, तुम बोलते हो कि साइड और साइड का इंटू कर दो। होता ऐसा है कि साइड क्रॉस साइड होता है। एरिया निकालते टाइम साइड क्रॉस साइड, और किसी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? फिर से वेक्टर क्वांटिटी। यानी एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन भी होगी, एरिया की क्या होगी? एक डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं बोलूं ये एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, यानी या तो इधर की ओर या तो इसके अंदर को छेद करती हुई, ठीक है। ये ऐसे यहां पर समझ लेंगे। जैसे ये है तो कैसे होगी? इसको छेद करते हैं, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपसे समझ में आ गया एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो लिखो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a perpendicular in a plane surface। प्लेन सरफेस, किसी प्लेन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जितनी गुजर रही हैं, वो भी परपेंडिकुलर वाली, उनकी जो नंबर ऑफ लाइंस है वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया? इसे डिनोट करते हैं फाई ई से।
द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, टू द प्लेन सरफेस। क्लियर हो गया? यानी किसी प्लेन सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, इसे फाई ई से डिनोट किया जाता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। चलो आगे बढ़े। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक प्लेन बना देता हूं आपके सामने। ये एक प्लेन है, तो मैं बोलता हूं कि इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, पास कर रही हैं। तो मैं बोलूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे कि इससे जो पास करने वाली फील्ड लाइंस है वो खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये प्लेन कुछ इस टाइप से है, अब इसमें तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे टाइप से है, और ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इसको पास करते हुए। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो प्लेन से 5 इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास करते हुए, छेद करते हुए, इसके पार करते हुए जा रही है। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? बहुत अच्छे, आगे बढ़े। तो यानी पहली बात तो ये है कि फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर होना है। अब ये समझो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये समझो, अगर मैं बोलूं कि जो इसका जो प्लेन आप ले रहे हैं, या प्लेन ले रहे हैं, इस प्लेन को मैं छोटा कर दूं, इस प्लेन को मैं छोटा कर दूं, तो आपने देखा कि यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही है? 3 ही निकल रही है, यानी कम निकल रही है। अगर मैं इस प्लेन को बड़ा कर दूं तो फील्ड लाइंस अब जो पहले बाहर से होकर निकल रही थी, अब वो भी अंदर आने लग गई, यानी कि अभी वैल्यू अभी 3 जा रही थी, अब कितनी आ रही है? 5। क्लियर हो गया? यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लेन सरफेस के एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, समझ आ रहा? पहली बात, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। दूसरी बात, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके एरिया पर। तो यानी तुमने बोला कि जो 5E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की। इतनी बात बढ़िया पकड़ में आई। ये पहली इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। अभी देखो, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला भी दिखा सकता हूं, लेकिन आपको फील दिला रहा हूं कि फॉर्मूला आया कैसे। क्लियर हुआ? पहले आपने बोला कि जो फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक, जो फील्ड लाइंस हैं वो एरिया पर भी डिपेंड कर रही हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्लेन सरफेस से, जो प्लेन सरफेस से वो अभी परपेंडिकुलर ना जाके किसी एंगल पे जाने लग गया, और एंगल है थीटा, तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए ना, तो इसके कंपोनेंट तोड़ दो। एक रहेगा ई कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला ई कॉस थीटा, और थीटा के जो नहीं होता है वो ई साइन। तो यानी हमें कौन सा लेना है? ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो अब याद रखना है कि हमें ई कॉस थीटा वाले ही कंपोनेंट लेने हैं। अब परपेंडिकुलर हमेशा जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90, और कॉस 90 इज 1। क्लियर हो गया? तो यानी जो फाई ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किस पर डिपेंड करता है? ई कॉस थीटा। खाली ई पर नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर नहीं, ई कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा। तो यानी ई कॉस थीटा जितना ज्यादा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा
फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फाई किसी भी प्लेन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हमने पहले भी बोला था, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट प्रोडक्ट ये तो होता है ये कॉस थीटा, तो ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। एंड द एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज आपको एक नई जानने को मिली। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इसके यूनिट की बात कर लें। चलो, तो यूनिट यहीं से निकाल लेंगे आप फॉर्मूले से। यूनिट क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर से न्यूटन पर कूलम। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक 3D ग्राफ देता हूं आपको। एक 3D ग्राफ देता हूं। ये रहा एक क्यूब जिसके साइड्स आपको ए गिवन है। ये सब ए हैं, सब ए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके टोटल इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और मैं पूछ रहा हूं कि इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, यानी हम फाई नेट की वैल्यू खोज रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है। क्या? पहले हम एक सरफेस से निकालेंगे, फिर इस सरफेस, फिर इस सरफेस, फिर इस सरफेस, ऐसे हम सारे सरफेसेस से निकालेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनता है। तो मैं मानता हूं कि ये इसमें कितने सरफेसेस होंगे? क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं? 6 होते हैं। एक ये है 2, एक इसके आगे 3, एक यहाँ 4, एक इस साइड 5, एक इसके पीछे 6, यानी 6 सरफेसेस होते हैं। क्लियर हो गया? तो देखते हैं पहले सरफेसेस से। मैं बोलूँ इस सरफेस से क्या होगा? फाई 1 निकालो। तो आप बोलोगे ये सरफेस जो ये है, ये वाला ऐसे ही तो होगा। इमेजिन करो, ये वाला सरफेस ऐसे ही तो होगा। तो ये सरफेस ऐसे होगा, तो इससे तो फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर और कॉस 90, तो यानी ए स्क्वायर। अब बोलो इसके नीचे वाले सरफेस से बताओ, तो आप बोलोगे फाई 2। अच्छा, नीचे वाला सरफेस तो ऐसे है और फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, यानी इसको टच करते हुए जा रही है, परपेंडिकुलर तो जा नहीं रही है। तो यानी एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में? इनके बीच में एंगल बन रहा है 0। तो यानी cos 0 होता है 0, तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप बोलोगे कि ये है प्लेन और ये प्लेन ऐसे रहेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भाग रही है। कैसे भाग रही है? ऐसे को। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो तुम्हारा फाई निकलने वाला है, फाई 3, वो कितना निकलेगा? ई ए कॉस थीटा है, ई ए कॉस थीटा। और ये जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इधर की ओर होगा, इधर की ओर तो होगा। और ई किधर की ओर है? ई की डायरेक्शन इधर की ओर है। यानी जो थीटा होता है वो क्या होता है? ई और ए के बीच का एंगल। तो यानी एरिया वेक्टर इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही हैं, तो यानी बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया? 180। तो यानी कि माइनस का ये cos 180 की वैल्यू -1। क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसे ही आप बोलोगे, यहाँ से निकाल लिया इसके सामने वाले सरफेस से जो ऐसा है, तो वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इसको टच करते हुए,
यानी इस प्लेन को क्या करना होता है, होल्ड करते हुए जाना होता है, लेकिन ये तो ऐसे टच करते हुए जा रही है, यानी जो बीच में एंगल बनने वाला है वो भी अभी 0 बनने वाला है, यानी इस प्लेन के कारण भी जो φ4 की वैल्यू निकलेगी वो 0 होगी। क्लियर है। इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर वाला, यहाँ पर भी फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जाएंगी, सबसे ऊपर वाला ऐसे जाएंगी, तो उसको भी टच करते हुए जा रहा है, यानी एंगल अभी भी 0 बनना है, यानी 5 की वैल्यू 0। इससे पीछे वाला जो सरफेस है, सबसे पीछे वाला, ये इसके पीछे वाला, सबसे पीछे वाला, तो वो तो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, यानी अभी भी जो हो रहा है ऐसे जा रही है, प्लेन ऐसे है, यानी टच करते हुए उसको भेद करते हुए जाना है, उसके अंदर छेद करते हुए जाना है, यानी 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, तो यानी 5 6 भी 0 हो जाएगा। तो यानी सभी को जोड़ देंगे तो हमने निकाला φ1 प्लस φ2, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट जोड़ देंगे ऐसे, φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। क्लियर हो रही है, डाउट क्लियर हो रहा है। तो यानी यहाँ पर से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ये तो सब 0 हो रहे हैं, ये माइनस का ई है, एरिया यहाँ पर ई ए का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ई ए स्क्वायर का, यहाँ पर माइनस का ई ए स्क्वायर है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 0। आप ऐसा भी बोल सकते हो, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ट्यूब को रखने पर उसके सारे सरफेसेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 0 होता है, किसी एक सरफेस के लिए 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, इस अगर मैं पर्टिकुलर इस सरफेस की बात करता तो तुम बोलते हैं कि यहाँ पर ई ए स्क्वायर है। क्लियर हुआ, यहाँ पर डाउट क्लियर हुए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, और जिससे कि और अच्छा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। तो मैं एक तुम्हें फिर से प्लेन सरफेस देता हूँ, एक प्लेट दे देता हूँ, जिसमें आपको ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो आप बोल सकते हो कि इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और जो क्लोज्ड होंगे, जैसे कि अभी मैंने क्यूब बताया, जो क्लोज्ड होंगे उसमें हमेशा और हमेशा बाहर की ओर होगा। क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अगर आप बोलते हो कि ये प्लेन के लिए क्या होगा, तो इससे बाहर की ओर, अंदर की ओर वाला नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन अगर ओपन सरफेस है तो वहां पर बाहर की ओर भी हो सकता है, और ऊपर की ओर भी हो सकता है, और नीचे की ओर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकते हैं। तो अभी हमें गिवन है कि यहाँ पर एक एरिया वेक्टर जो कि है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर इस जो प्लेट की रेडियस है वो आपको दे रखी है r, और यहां से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के जा रहा है E ऐसे, जो कि 30 का एंगल बना रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि फाई E इक्वल टू होता है E A cos थीटा, और यहाँ पर E कितना है, E हमें E ही दिया है, एरिया कितना है, इस जो प्लेट का एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना दे रखा है 30 cos 30। क्लियर हो गया, cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप रख दोगे जो कि हो जाएगी E पाई आर स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और ये बहुत ही सुंदरता से गलत हो जाएगा। तो यही बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें पकड़नी क्या चीज है, कि जो एंगल है वो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। इसमें बस इतनी सी गलती होती है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं क्या, कि एरिया वेक्टर आपको दिया होगा, एंगल दिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, आपको फ्लक्स निकालना होगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो थीटा है वो थीटा कहाँ का होना चाहिए, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो थीटा को आपको याद रखना है, फाई ई इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ ई ए कॉस थीटा होता है, और जहाँ पर ये थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है, तो ये तो 30
रेडियस और इसके बीच में है, यानी ये 90 पर है ना, 90 पे होता है टोटल, तो 90 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो यानी यहाँ पर ये cos 30 ना होगी, क्या हो जाएगा cos 60 होगा, और cos 60 की वैल्यू आप 1/2 लिख दोगे, तो 1/2 e पाई r। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़े। क्लियर, तो केवल और केवल आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और देने वाला हूँ जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी हद तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक स्फीयर देता हूं, क्वेश्चन है एक स्फीयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। स्फीयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, और इसके सेंटर पर मैं एक +q चार्ज रख देता हूं। इसके सेंटर पर एक +q चार्ज रख दूंगा, और यहां से इसकी डिस्टेंस r है, कितनी है, r है, यानी इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, उसके बीच में एक +q चार्ज रखा। अच्छा, +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर, तो यानी ऐसे तो निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सही है, क्लियर हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलने वाली है। ठीक, तो यानी मैं इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, तो आप बोलोगे कि इसका जो यहाँ पे छोटा सा एरिया है उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं होगी ना। पहले बोला था क्लोज्ड अगर चीजें होंगी, क्लोज्ड चीज होगी, तो उसका जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो बाहर की ओर होगा। तो यानी यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होने वाला है वो बाहर की ओर है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है वो किधर की ओर है, इधर की ओर है, ये वाली ना, ये भी इधर की ओर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो भी सेम डायरेक्शन है, यानी बीच में एंगल बनने वाला एंगल θ = 0। बहुत अच्छे, क्या बात है। चलो, अच्छा यहाँ पर से जो निकल रहा होगा, ऐसे तुम बोलोगे यहाँ पर भी पॉइंट है, उसका भी एरिया वेक्टर ये है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यानी सेम डायरेक्शन में है। यानी तुम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटोगे, है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटोगे और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे। सिंपल सा, क्या, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटोगे और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे। तो यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो तुम बोलोगे कि सारे छोटे छोटे टुकड़ों का इंटीग्रेशन कर दो। याद है ना, हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। तो हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो यानी हम बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर छोटे से कारण, सॉरी यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो जाएगा, और छोटा सा एरिया हमने डी मान रखा है, टोटल एरिया ए है। ठीक है, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, ई डी ए कॉस थीटा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो तब काम करेंगे जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है ना, टेढ़े मेढ़े है सब है। तो यानी वो तभी काम करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होगी। ये तब काम कर, हर जगह पर काम करेगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी भी हो, यानी कहीं पर भी वेरी करे, कम ज़्यादा हो, तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह कारगर होगा। इंटीग्रेशन वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो हर जगह काम करते हैं। तो ये हो गया फाई नेट का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, फाई ई इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है,
यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, आर 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 आर, यानी हर पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, वो तो ई ही आनी है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बताओ, वो भी ई अगर तुमने मानी है तो ई होगी, यहाँ पर ई होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस रेडियस है वो हर जगह सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, ई बाहर निकल गया, अंदर बचेगा बी ए कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा एंगल कितना है, एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गया। तो यानी इंटीग्रेशन करना है हमें पूरे स्फीयर का, तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना हो गया ए, तो आई इज इक्वल टू ई, और ये पूरे स्फीयर का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कैपिटल ए बन जाएगा। तो एरिया कितना है पूरे स्फीयर का है, तो एरिया होता है पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कैपिटल आर में रखी है तो कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा ई अगर मैं बोलूँ यहाँ पर है कितना, आर डिस्टेंस पे निकालना आता है किसी पॉइंट चार्ज भी करंट, हाँ आता है, क्या होती है ई इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आप के की वैल्यू भी रख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अगर एयर या वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर वैक्यूम के लिए नहीं है तो एप्सिलॉन लिख लो, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई मर गया, क्या हो गया यहाँ पर कुछ छूट गया ना, हाँ ये पूरा नहीं लिखा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, क्या बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही है गॉस लॉ, यही है गॉस लॉ, क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी भी क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड सरफेस से, गॉसियन सरफेस से, हम जो क्लोज्ड सरफेसेस होंगे आपसे उनको गॉसियन सरफेस बोलेंगे, तो किसी भी गॉसियन सरफेस से जो उसके अंदर जो नेट चार्ज होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू के इक्वल होता है कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हुआ, यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट समझ में आया कि गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ क्या है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितने भी चार्ज रखे हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो क्या होगा, उसके अंदर का नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, उसके अंदर का नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ, तो ये छोटा सा वीडियो जिससे आपको काफी मदद मिली होगी। तो यानी हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे अब गॉस लॉ के बारे में, ठीक है, गॉस लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है उसकी जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के 2 फॉर्मूले आ गए जिसका यूज हम करना सीख चुके हैं, हमने 1-2 क्वेश्चंस भी लिए। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और मन लगा के पढ़ते रहे।